हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कौटिल्य का आदर्श राजा। कि उसके दृष्टि में राजा कैसा होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले के समय में राजतंत्रात्मक शासन था हर जगह, और उन्होंने अपने किताब अर्थशास्त्र में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, बताया है कि राजा होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य का जन्म बताया जाता है कि 375 बीसी में हुआ और उनकी मृत्यु जो है वो आपका 283 बीसी में हुई। ठीक है, ये आपका डेथ एंड ये आपका बॉर्न। ठीक है, और कौटिल्य जैसा कि मैंने अभी बताया कि उनकी किताब थी अर्थशास्त्र, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। दूसरी चीज, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने 16 महाजनपद अगर पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा तक्षशिला को। नेक्स्ट, कौटिल्य के राजा के सिद्धांत की हम बात करते हैं। तो कौटिल्य अगर हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पर राजा का जो गुण है वो आपका है बुद्धि, शक्ति, धर्म और उदारता। इसी 4 गुण पर जो है सो कौटिल्य का राजा जो है सो टिका हुआ है कि राजा पर के पास जो है सो बुद्धि होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए और उदारता होनी चाहिए। ये 4 फीचर्स या कहे ये 4 गुण जिस व्यक्ति में होंगे वो राजा बनने योग्य है कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट मिलेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से ये वीडियो को आप देख रहे हो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स नोट्स लिखते हो वो कृपया नोट्स लिखा करो। 2-3 बार नोट्स लिखोगे ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और 2-3 बार वीडियोस देख लेना, आराम से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आप एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भूमिका से देखते हैं इंट्रोडक्शन। राजा शब्द की उत्पत्ति राजन शब्द से हुई है और इसके मूल का शब्दार्थ शासक है। वैदिक काल में राजतंत्र ही प्रचलित था और उसके बाद भी भारतीय इतिहास में राजतंत्र प्रचलित रहा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कौटिल्य का विश्वास है कि आदिम काल की अराजकतापूर्ण स्थिति में त्राण पाने के लिए लोगों ने आपस में समझौता कर मनु को राजा बनाया। ठीक है, जस्ट लाइक इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि जब मनुष्य का जन्म हुआ इस धरती पर और मनुष्य एक सोसाइटी में या कॉलोनी में रहने लगा, तो मान लीजिए यहाँ पर 4 व्यक्ति का समूह है, यहाँ 4 व्यक्ति का समूह है, यहाँ 4 व्यक्ति का समूह है, यहाँ 4 व्यक्ति का समूह है। ठीक है, ये 4 घर हैं, 1 2 3 4 घर हैं। ये चारों घर से जब कोई व्यक्ति आता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर 4 व्यक्ति आए यहाँ पर, तो ऑन दैट केस इन चारों घरों की जो विचारधारा है वो अलग अलग होगी। ठीक है, चारों घर की विचारधारा जो है सो आपका अलग अलग होगी। जब ये कॉमन एक जगह आएंगे तो यहाँ पर जाकर के इन लोगों का जो विचारधारा है, थॉट्स हैं, वो जो है सो आपस में टकराएगा और इन लोगों के बीच लड़ाई होगी। ठीक है, जब विचार नहीं मैच करते हैं तब लड़ाई होती है। ठीक है, और जब लड़ाई होती है तब इसमें से एक जो है सो समझौता करके इसमें से एक को राजा चुना जाता है, जो इन लोगों को कोऑर्डिनेट करके चलेगा, इन लोगों को कोऑर्डिनेट करके चलेगा। ठीक है,
तो यही बात बताई गई है कि आदिम काल में भी यही हुआ था कि लोग जो है सो लड़ाई झगड़े से ये करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आपस में समझौता किए और एक व्यक्ति को राजा जो है सो बना दिए। इस प्रकार प्रथम राजा की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की स्थिति से तंग होकर मनुष्यों के आपसी समझौते से हुई। ठीक है, कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो और ये व्यक्ति जो है वो लड़ाई झगड़ा को रुकवा दे। राजा के 7 अंगों में कौटिल्य राजा को ही राज्य का सर्वोच्च और प्रधान अंग मानता है। उसके अनुसार शासक की सफलता राजा की शक्ति और योग्यता पर निर्भर करती है। वस्तुतः कौटिल्य की शासन प्रणाली में राजा राजतंत्र की धुरी है और वह शासन के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा शासन की गति प्रदान करने का कार्य करता है। मैंने कोटेशंस को लिखा है, ये कोटेशंस जो है सो एग्जाम में लिखिएगा, आपका आंसर जो है सो अच्छा समझ में आएगा चेक करने वाला को। ठीक है, that in Kautilya's scheme the king was the lever of the administration and had necessary to play a positive and directive role in the government। इसी को मैंने हिंदी कर दिया है हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए। कौटिल्य की योजना में राजा प्रशासन का संचालक था और उसे सरकार में सकारात्मक और निर्देशात्मक भूमिका निभानी आवश्यक थी। सब लोग नोट्स लिखिएगा और स्किप कर करके वीडियो नहीं देखा कीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखा कीजिए। कौटिल्य ने स्वयं अर्थशास्त्र में लिखा है, यदि राजा संपन्न हो तो उसकी स्मृति से प्रजा भी संपन्न होती है। राजा का जो शील हो वही शील प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमी तथा उत्थानशील होता है तो प्रजा में भी गुण आ जाते हैं। मतलब अगर राजा आपका अच्छा होगा तो प्रजा भी आपकी अच्छी होगी। राजा में अगर अच्छे अच्छे गुण होंगे तो प्रजा भी आपकी गुणवान होगी। यदि राजा प्रभावी हो तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अतः राज्य में केंद्रीभूत स्थान राजा को ही प्राप्त है। अब नेक्स्ट आता है राजा के गुण, कि कौन कौन से राजा के गुण है। मैंने जिस तरीके से पॉइंट बनाया है एग्जामिनेशन में वैसे ही पॉइंट्स आप बनाइएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6ठा अधिकरण के प्रथम अध्याय में राजा के आवश्यक गुणों पर सविस्तार पूर्वक वर्णन किया है। राज्य को कुलीन, स्वस्थ और शास्त्र का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। राजा को दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, ऊंचा, अभिलाषी, बड़ा, उत्साही, शीघ्र कार्य करने वाला और शास्त्र बुद्धि से युक्त होना चाहिए। उसे तीव्र बुद्धि का और तर्क वितर्क का ज्ञान, बुरे पक्षों का त्यागना और गुणियों के पक्ष को ग्रहण करना आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। इसके साथ ही साथ संयमी, बलवान, काम क्रोध, लोभ मोह, चुगलीखोरी से मुक्त, प्रिय भाषी, हंसमुख, उदार भाषी और वृद्ध जनों के उपदेशों व अनुगामी होना चाहिए। आई होप कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अनुगामी होना चाहिए। वस्तुतः कौटिल्य के राज्य में प्लेटो के दार्शनिक राजा के सभी गुण होना चाहिए। हम लोगों ने प्लेटो का भी देखा था राजा का। नेक्स्ट आता है राजा की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ द किंग। कौटिल्य का कथन है कि शिक्षा के माध्यम से कोई भी राजा अपने गुणों को प्राप्त करता है। अतएव राजकुमार के लिए शिक्षा आवश्यक है। कौटिल्य के शब्दों में, जिस प्रकार घुन लगी लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस कुल के राजकुमार शिक्षित नहीं होते वह राजकुल बिना युद्ध आदि के स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, यह कोटेशन को एग्जाम में कोट कीजिएगा। इंग्लिश स्टूडेंट के लिए यह कोटेशन है, आप ये कोटेशन को यूज कर सकते हैं। दूसरी ओर अच्छी शिक्षा प्राप्त किया हुआ राजा संपूर्ण प्राणियों के हितों में लगे हुए और अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग करता है।
नेक्स्ट आता है कि राजा की दिनचर्या, डेली रूटीन क्या होनी चाहिए राजा की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के 18 अध्याय में राजा की दिनचर्या का वर्णन किया है। रात और दिन में उसके सारे समय का पूरा कार्यक्रम कौटिल्य ने दिया है। उसका एक एक क्षण जन कल्याण में व्यतीत होता है। भोग विलास, नाच रंग आदि के लिए उसमें कोई भी समय नहीं दिया गया है और रात में भी इसके लिए कुछ ही समय की व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार राजा का जीवन एक तपस्वी के समान होना चाहिए। कौटिल्य की विचारधारा को व्यक्त करते हुए भगवान दास ने कहा है कि राजा का पद कांटे के मुकुट के समान है, जिसे सेवा भाव से ही ग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है राजा की सतर्कता के लिए सुझाव, कि राजा को कहां कहां सतर्क रहना चाहिए। कौटिल्य ने कुछ बातों में राजा को सतर्क रहने का परामर्श दिया है। जैसे राज परिवार के पुरुषों को स्त्रियों पर पूर्ण विश्वास नहीं रखना चाहिए। राजा को अपने पुत्र पर सतर्क दृष्टि रखना चाहिए। अगर राजा का पुत्र अशिक्षित और नालायक हो तो उसे गद्दी पर नहीं बैठाना चाहिए। उसे अपने सेवकों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसे अधिक भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए। विदेशी राजदूतों से मिलते समय उसे अपने मंत्रियों से घिरा रहना चाहिए। इस प्रकार राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करने में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कौटिल्य वंशानुगत राजतंत्र का समर्थन करता है। उसका विश्वास है कि एक राज परिवार में सत्ता जारी रखना श्रेयस्कर है। ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी पर बैठाना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने वंशानुगत राजतंत्र में आस्था प्रकट की है। किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से आप देख रहे हो, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। आप कमेंट जरूर किया कीजिए। राजा की शक्तियां और कार्य। कौटिल्य ने राजा की शक्तियों और कार्यों का सविस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जिसका उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। पहला, प्रजा का कल्याण, वेलफेयर ऑफ पीपल। कौटिल्य के अनुसार राजा का पहला कर्तव्य है प्रजा का कल्याण करना। राजा और प्रजा में पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए। जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता है, वैसे ही राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य के शब्दों में प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित है। सेकंड है वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना, प्रोटेक्शन ऑफ 4 वर्ण धर्म। प्रत्येक वर्ण और आश्रम का धर्म है कि वह किसी प्रकार की हिंसा ना करे, वह सत्य बोले, पवित्र बना रहे, किसी से ईर्ष्या ना करे, दयावान बना रहे। कौटिल्य का विचार है कि अपने धर्म का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को धर्म और कर्म के मार्ग से भ्रष्ट ना होने दे। वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने से प्रजा सदा सुखी रहती है। नोट्स जरूर लिखिएगा, एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पॉइंट को जो है सो आप नोट डाउन कीजिए, पॉइंट्स कभी भी एग्जामिनेशन में मिस नहीं होने चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है शांति और व्यवस्था बनाए रखना। राजा का मुख्य कर्तव्य है राज्य के अंतर्गत शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना। राजा को इंद्र के समान प्रजा पर दया और यम के समान दुष्टों का नाश करना चाहिए। चौथा है नियुक्ति संबंधी कार्य। राजा प्रशासन का प्रधान होता है। वह मंत्री, सेनापति तथा प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। वह सभी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है और योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति करता है। पांचवा, कानून निर्माण कार्य। राजा राज्य में कानून का स्रोत है। वह धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन के आधार पर कानून का निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है न्यायिक कार्य, जुडिशियल फंक्शन। प्रायः राजा न्याय की मूर्ति होता है। अपील की दृष्टि से राजा ही सर्वोच्च न्यायालय है। राजा विभिन्न न्यायालयों की व्यवस्था करता है।
वह किसी भी मामले के निर्णय में अपनी मनमानी नहीं करता। राज्य में प्रचलित कानून के आधार पर ही वह निर्णय देता है। उसका निर्णय धर्म, लोकाचार, व्यवहार और न्याय पर आधारित होता है। 7वां, दंड की व्यवस्था। राजा का काम दंड की व्यवस्था करना है, क्योंकि दंड अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त करता है, इसकी रक्षा करता है, रक्षित वस्तुओं को बढ़ाता है और बढ़ी हुई वस्तु का उपयोग करता है। ठीक है, दंड की व्यवस्था करने से। समाज और सामाजिक व्यवहार दंड पर ही निर्भर है, इसलिए दंड की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। राज्य के अंतर्गत समुचित दंड व्यवस्था होनी चाहिए। दंड उचित व्यवस्था नहीं होने से मत्स्य न्याय फैलता है, अर्थात बलवान मनुष्य निर्बल मनुष्य को ऐसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को। ठीक है, मत्स्य न्याय पहले भी आया था। तो मत्स्य न्याय का मतलब क्या है? मत्स्य न्याय एक तरीके से कह लीजिए कि डार्विन्स थ्योरी, जो आज के समय में डार्विन्स थ्योरी है, वो हमारे यहाँ मनु ने मत्स्य न्याय के समय बता दिया था। ठीक है, मनु के समय ही उन्होंने बता दिया था कि जो बलवान रहेगा, जो शक्तिशाली रहेगा, वो हमेशा जो है सो अपने निर्बल को जो है सो सताएगा, उसको दबाएगा। ठीक है, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। ये आपका मत्स्य न्याय में मनु ने बहुत साल पहले बता दिया, जो कि आज के समय में यूरोपियंस जो है सो आपका बता रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन्स थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट 8, आर्थिक कार्य। राजा खेती, वाणिज्य और उद्योग धंधों की व्यवस्था करता है। कौटिल्य के अनुसार खदानें, वस्तुओं का निर्माण, जंगलों से इमारती लकड़ी और हाथियों का प्रबंध करना राजा का कर्तव्य है। 9वां, आय व्यय संबंधी कार्य। राजा को आय व्यय का पूरा हिसाब और प्रबंध रखना चाहिए। उसे यह कार्य समाहर्ता के द्वारा करना चाहिए। ठीक है, समाहर्ता मतलब एक पदाधिकारी होता है। ठीक है, जिला समाहर्ता पदाधिकारी आज के समय में होता है। राज्य का बजट संतुलित होना चाहिए। घाटे का बजट राज्य का विनाश करता है और प्रजा को दरिद्र बनाता है। 10वां, युद्ध करना। युद्ध करना राजा का धर्म है और अनिवार्य भी, क्योंकि युद्ध के बिना ना तो राज्य का विस्तार ही हो सकता है और ना तो जनता खुशहाल ही रह सकती है। युद्ध राजा को भूमि विस्तार की छूट देता है। नई भूमि को प्राप्त करने के लिए युद्ध को आवश्यक बताया है। इस प्रकार कौटिल्य ने राजा की प्रमुख शक्तियों और कार्यों पर विचार किया है। ये आपके पावर्स एंड फंक्शंस हो गए किंग्स के। अब क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है कि वो कुछ भी कर सकता है? ठीक है, अब यह प्रश्न उठता है कि कौटिल्य निरंकुश राजा के पक्ष में था। इस पर यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य का राजा किसी भी हालत में निरंकुश नहीं हो सकता। उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जो उसे निरंकुश बनने से रोक लगाता है। अब कौन कौन सा प्रतिबंध है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका है शिक्षा, एजुकेशन। कौटिल्य ने राज्य की निरंकुशता पर एक अत्यंत प्रभावशाली प्रतिबंध उसे प्रदान की गई शिक्षा के आधार पर लगाया है। एक शिक्षित राजा में सभी सद्गुण मौजूद रहते हैं, इसलिए वह निरंकुशता का मार्ग नहीं अपना सकता। दूसरा, कठोर दिनचर्या। कौटिल्य ने अपने राजा के लिए एक ऐसी व्यस्त और कठोर दिनचर्या का चित्र चित्रित किया है जो उसे निरंकुश होने का समय ही प्रदान नहीं करता। तीसरा है प्रजा सुख ही राजा का सुख। कौटिल्य का राजा प्रजा के प्रति कर्तव्य निभाने को बाध्य है। प्रजा भी राजा के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कटिबद्ध है। अतः राजा का जीवन प्रजा पर निर्भर है। प्रजा का ही सुख राजा का सुख है। ऐसी स्थिति में वह निरंकुश नहीं बन सकता। चौथा है प्रजा के हाथ में वित्तीय अधिकार। कौटिल्य के अनुसार राजा को
प्रजा पर उसके पूर्व अनुमति के बिना कर लगाने, धन संचय करने तथा उसे व्यय करने का अधिकार नहीं है। वह राजकोष से निजी स्वार्थ के लिए धन व्यय नहीं कर सकता। उसे निश्चित वेतन दिया जाता है। वह राज्य की संपत्ति से भोग विलास नहीं कर सकता। इस प्रकार कौटिल्य ने प्रजा के हाथों में वित्तीय अधिकार सौंपकर निश्चय ही राजा को निरंकुश बनने से रोक दिया है। थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो मेरे वीडियो से तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। स्थानीय संस्थाएं, लोकल बॉडीज, अर्थशास्त्र में ग्राम और नगर सभाओं जैसी स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था की गई है जो राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती है। छठा, धार्मिक नियम और रीति रिवाज। राजा धार्मिक नियमों से घिरा रहता है। वह नियमों के पालन करने के लिए बाध्य रहता है। इन नियमों के उल्लंघन करने से प्रजा जन क्रांति कर देगी। अगर राजा कुकर्म करेगा तो नरक का गामी होगा, अतः इस भय से भी वह धर्म का पालन करेगा। सातवां, ब्राह्मण और पुरोहित। ब्राह्मण और पुरोहित भी अपनी मंत्रणाओं द्वारा राजा पर काफी नियंत्रण रखते थे। कौटिल्य ने लिखा है कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे समय समय पर राजा को स्मरण दिलाते रहें, ठीक है, कि उनका क्या राजधर्म है। नेक्स्ट है मंत्री परिषद का प्रतिबंध। राजा की शक्ति पर मंत्री परिषद का प्रतिबंध था। कौटिल्य के अनुसार राज्य रूपी रथ के 2 चक्र राजा और मंत्री परिषद हैं, इसलिए मंत्री परिषद का अधिकार राजा के बराबर ही है। इस प्रकार मंत्री परिषद राजा पर नियंत्रण रखकर उसे निरंकुश बनाने से रोकती थी। 9वां है न्यायिक दंड, जुडिशियल पनिशमेंट। कौटिल्य के अनुसार राजा को न्याय संबंधी सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, फिर भी राजा कानून के अनुसार ही दंड दे सकता है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो राजा अदंडनीय व्यक्ति को दंड दे, प्रजा को चाहिए कि वह उस दंड का 30 गुना दंड राजा से वसूल करे। ऐसा करने से राजा के पाप शुद्ध होती है। यह कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। 10वां, सत्य, न्याय और धर्म। सत्य, न्याय और धर्म राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती है। 11, पब्लिक ओपिनियन। जनमत के डर से भी राजा निरंकुश नहीं हो सकता। राजा को यह बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि कोई भी काम ऐसा ना हो जो जनमत के विरुद्ध सिद्ध हो, ठीक है। अगर आप जनमत के विरुद्ध, अगर आप मेजॉरिटी के विरुद्ध जो है सो कोई काम कीजिएगा तो आपको जो है सो गद्दी से हटना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है निष्कर्ष, कंक्लूजन। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कौटिल्य का राज्य एक तानाशाह के रूप में शासन नहीं कर सकता। राजा, उसने एक ऐसे राजा का चित्र उपस्थित किया है जो सर्वगुण संपन्न और लोकहित की भावना से ओतप्रोत होता है। एक लेखक का कथन है कि वह अपना राज्य और जीवन खोए बिना यूनान के अत्याचारी राजाओं जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि भारत में जनता ऐसे राजा को सहन नहीं कर सकती थी, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने यूनान में देखा था कि यूनान में जो है सो बहुत अत्याचारी राजा हुए हैं, ठीक है। इसी वजह से सुकरात को जो है सो जहर पीना पड़ा, जिसको देख करके प्लेटो जो है सो बहुत दुखी हुए। कृष्ण राव का कथन है कि कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, चाहे वह कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे, क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है, ठीक है। ये मैंने कोटेशन इंग्लिश में कोट डाउन किया है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिख सकते हैं कोटेशन, वो इंग्लिश में ही लिखिएगा कोटेशन। पॉइंट्स और कोटेशंस हमेशा इंग्लिश में लिखा कीजिए, आप लोगों का आंसर जो है सो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आई होप मेरी वीडियो से कुछ आप लोगों को बेनिफिट मिला हो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत से नोट्स बनाते हैं, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो मुझे भी करने का मन नहीं करता है, ठीक है। कमेंट किया करो, कमेंट करोगे तो मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगा। मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों का अगर साथ रहा तो और भी वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।